जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो करंट अफेयर सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पिछला लेक्चर जो है हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे किया था नवंबर मंथ का। तो नवंबर मंथ का करंट अफेयर चल रहा है और आज लास्ट लेक्चर है नवंबर मंथ का, ठीक। तो आज आर्ट एंड कल्चर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो है ये आज का लास्ट लेक्चर है नवंबर मंथ का। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग दिसंबर मंथ का करेंगे। तो जो भी सीरीज है उसको थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा। हो सकता है कि भाई स्पीड अप करूंगा, हो सकता है मैं दो टॉपिक्स को, जैसे कि पॉलिटी हो, आईआर हो, उसको कंपाइल करके करूं, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है, ठीक है। प्रीलिम्स नज़दीक है, मोटा मोटी 3 महीना बचा है, उससे भी कम समय बचा है अगर यूपी पीसीएस को देखें। और यूपीएससी में भी जो है लगभग 3 महीने ही बचे हैं। तो अपने को जो है थोड़ा सा अब प्रीलिम्स फोकस्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी जो है अब थोड़ा सा प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाइए। समय बहुत कम है, बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करिए। और आप लोग जो है, इससे काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होते रहती है, तो समस्याएं बेसिकली कई स्तर पे आ रही हैं। तो एक तो इससे काफ़ी लोगों को डर लग रहा है कि भाई सर मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, क्या करें। तो उसमें आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझिए कि अगर आपके मार्क्स जो हैं बहुत कम आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि टेस्ट पेपर जो बनते हैं, कुछ टेस्ट पेपर मुश्किल बनते हैं, ठीक है। जैसे कि विजन वगैरह के जो टेस्ट होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो उसमें आपके अराउंड जो है मेरे ख्याल से 70 मार्क्स के अराउंड भी अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, अराउंड 70 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो अभी बहुत समय है, मतलब 3 महीने हैं। तो मल्टीपल रिवीजन के थ्रू पहली बात। तो सबसे पहली बात तो रिवीजन, तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ है। हर कोई बहुत कुछ पढ़ा है। पढ़ने पे देखा जाए तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 3-4 साल अगर पढ़ाई किसी ने ठीक से की है, तो उसका नॉलेज लेवल जो है, किसी का फर्स्ट रैंक आता है यूपीएससी में, उससे भी ज़्यादा नॉलेज लेवल होता है, क्योंकि उसने 3-4 साल पढ़ाई की है भाई, ठीक है। तो अगर किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है 3-4 साल, उसका नॉलेज बहुत होता है। लेकिन हाँ, रिवीजन ज़रूरी होता है, और रिवीजन नहीं करेंगे तो मोस्ट बेसिक चीज़ जो है, हम लोग की सबकी जो ह्यूमन बीइंग होती है, सबकी क्वालिटी होती है कि हर कोई जो है कुछ भी पढ़ाई करे तो 2-4 दिन बाद जो है वो भूल जाता है, सबका नेचर होता है, ठीक है। कुछ लोग होते होंगे जिनका रिटेंशन पावर ज़्यादा होता होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी लोग जो होते हैं, मैक्सिमम 99% लोग जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, उसके लिए रिवीजन करना है। और रिवीजन जो है, जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी की बात कर लें, और पीसीएस में तो खैर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीसीएस में आप कुछ ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन अगर बन रहे हैं, किसी अवार्ड पे क्वेश्चन बन रहा है कि अवार्ड पीछे भी पूछा जा चुका है, इसे वो ये अवार्ड किसको मिला था, नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, सरस्वती सम्मान किसको मिला था, रेमन मैग्सेसे किसको मिला था, या कि इस तरह के जो है भारत रत्न किसको मिला है। तो इस पे सवाल पहले भी पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है सवाल फिर से रिपीट होगा। पहले फीफा पे आया है तो फिर से आ सकता है, पहले विंबलडन पे आया है फिर से आ सकता है। तो आपको इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी का क्या हिसाब-किताब है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है आपको सरप्राइज़ देती है, हर साल सरप्राइज़ देती है, ठीक है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने का करिए, ऐसी बात नहीं है। इस यूपीएससी भी कुछ पोर्शंस फिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से सवाल आएँगे, फंडामेंटल ड्यूटी से आएँगे, प्रिएम्बल से आएँगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सवाल आएँगे। लेकिन आपको क्या है कि उससे क्वेश्चन गलत होते हैं, जिनकी पॉलिटी स्ट्रांग होती है उनकी भी गलत होती है। और हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाली, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे, इसकी अगर हम लोग बात करें, तो आर्ट एंड कल्चर के सवाल बहुत मुश्किल बनते हैं। अगर कोई बोले कि भाई नितिन सिंघानिया पढ़ लेंगे तो बहुत मोटी किताब है, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में फिर भी कवर किया गया है ठीक-ठाक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके सवाल निकल जाएँगे, सवाल जो है बहुत ही यूनिक सवाल बन जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से। कुछ की टर्म्स पे बन जाते हैं, भाई ये की टर्म जो है, वो नाम पहली बार लगता है एग्ज़ाम में, जब पहुँचते हैं तो लगता है कि भाई पहली बार ये नाम सुन रहा है, और पूछ देता है यूपीएससी कि भाई, यूपीएससी का दिमाग घूमता है, तो आर्ट एंड कल्चर के सवाल जो हैं बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जहाँ तक पीसीएस का सवाल, मैंने बोला कि पीसीएस को आप लोग प्रेडिक्ट करिए, पेपर को एनालाइज़ करिए, देखिए किस-किस पोर्शन से सवाल उठते हैं। यूपीएससी में जो है आपको मार्क्स अगर 70 के अराउंड भी आ रहे हैं किसी भी टेस्ट में किसी के, तो 70 के अराउंड भी मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ठीक-ठाक प्रोबेबिलिटी है आपके निकलने की पेपर, ठीक है। तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में सही कर रहे हैं अभी टेस्ट में, ठीक, तो आपको 50 से जो है इसको 60-65 तक ले जाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा ठीक-ठाक, 25-30 टेस्ट दे दीजिएगा, और रिवीजन। इसके अलावा जो है आपका क्या कहते हैं, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर किसी एक सोर्स को फॉलो करिएगा। लास्ट मोमेंट पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे-जैसे नया-नया सोर्स आता रहता है, अभी ये सोर्स आ गया तो फिर उससे कवर करने लगेंगे। अच्छा, फिर कंपाइलेशन, अब किसी ने साल भर पढ़ाई कर रखी है किसी भी किसी भी मैगज़ीन की, ठीक है? तो उसको जो है फिर कंपाइलेशन जो आता है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। होता क्या है कि बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं एक मैगज़ीन की, एक-एक हर महीने की करते हैं। अगर आपने उसको ठीक से कर रखा है, तो आपको फिर पीटी 365 करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपाइलेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग-अलग जो है, अलग-अलग कोचिंग का आता रहता है, तो ये नहीं कि भाई ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो आपका समय जो है बर्बाद होगा। और यकीन मानिए कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे कितना भी अपना पीडीएफ निकाले, जो भी निकाले,
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके लक के ऊपर है कि भाई कहीं से क्वेश्चन निकल गए तो अलग बात है, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकता कि भाई इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो यूपीएससी में तो प्रेडिक्शन जो है बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है आप प्रेडिक्ट कर पाएँ। पीसीएस में ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और लगभग 25-30 साल का हम लोग जो है डिस्कस भी कर रहे हैं, मैं और निशांत सर डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपको जो है आगाह कर दूं कि भाई एग्जाम नज़दीक है, रिवीजन करिए ज़ोरों शोरों से। कोई अभी अभी समय है, कोई ऐसा टॉपिक आपको छूटा हुआ है, मान लीजिए एनवायरनमेंट छूटा हुआ है, इकोनॉमी छूटा हुआ है, तो अभी आप कवर कर सकते हैं। लास्ट के जो है 1 महीने में 15 दिन में ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन से पोर्शन छूटे हुए हैं, और प्रीलिम्स को लेके क्या है कि आपको कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई 2022 में साइंस एंड टेक्स से या एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल नहीं आए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगली बार भी नहीं आएंगे, नहीं। यूपीएससी को प्रेडिक्ट मत करिए, वो आपको सरप्राइज देगी, हो सकता है 10 क्वेश्चन आपसे एंशिएंट हिस्ट्री से ही पूछ दे। तो सारे पोर्शंस को कवर करना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो कुतुब शाही आर्किटेक्चर जो है चूंकि आर्ट एंड कल्चर में आया था, और यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है ये कुतुब शाही डायनेस्टी थी, जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है। वहाँ पे जब बहमनी किंगडम था, तो बहमनी किंगडम जो है डेक्कन एरिया में था, तो वो एक प्रकार से डिसइंटीग्रेट हुआ, मतलब एक प्रकार से टूट के जो है कई इंपॉर्टेंट सेंटर बने, जैसे गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा, बिदार, अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, बेरार, ठीक है। तो ये सभी जो है एक प्रकार से डिसइंटीग्रेट होके एक प्रकार से इनका जो किंगडम था, तो बहमनी किंगडम जो थी, इसका जो कैपिटल था वो क्या था, गुलबर्ग। गुलबर्ग को कालाबर्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो गुलबर्ग इसका कैपिटल था, और इसके जो फाउंडर थे बहमनी किंगडम के, वो कौन थे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो किसी भी किंगडम के फाउंडर वगैरह एक बार देख लिया कीजिए भाई। और मोटा मोटे आपको पीरियड पता होना चाहिए, मोटा मोटी जो है आपको पीरियड पता होना चाहिए। तो बहमनी किंगडम का जो पीरियड है वो मोटा मोटी आपको 1347 से मेरे ख्याल से 1347 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। और जब तक एक प्रकार से वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, मतलब मान लीजिए कि 1520 तक जो है ये ऑलमोस्ट ये किंगडम था, और कई रूलर्स थे। तो फाउंडर ये था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक। तो इतना मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई कब एस्टेब्लिश हुआ कोई किंगडम, उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे, ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसी वगैरह लाए थे वो। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस यूपीएससी में, पीसीएस में तो फिर भी हो सकता है कालक्रम अगर आसान हो तो आसान आता है, लेकिन यूपीएससी में है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ की टर्म से पूछ देते हैं कि भाई इसमें जो अधिकारी थे उनका क्या नाम होता था, या वो टैक्स जो वसूलते थे उस टैक्स का क्या नाम होता था, वो सिक्के जो प्रयोग करते थे उस सिक्कों का क्या नाम होता था, या कोई मॉन्यूमेंट वगैरह कोई स्ट्रक्चर बनाए उसका क्या नाम है। तो इस तरह के थोड़े मुश्किल सवाल बनते हैं। तो स्टेप 12 जो है गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना, ये पर्शियन आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और इसको जो है जिसको जो है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। तो एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है आपका, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, ये कई एरिया में जो है एक प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। जैसे अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन, तो अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन दिया गया है। इसके अलावा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया जाता है, अवार्ड फॉर मेरिट दिया जाता है, अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन दिया जाता है, अवार्ड फॉर स्पेशल रिकॉग्निशन मिलता है। तो इसके अलावा भी 2 आर्किटेक्चर एक प्रकार से अलग जगह पे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, तो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है मुंबई में, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय जो है ये मुंबई में है। तो इनको जो है एक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, तो इस स्ट्रक्चर को जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। दूसरा अवार्ड ऑफ मेरिट, तो अवार्ड ऑफ मेरिट जो है बस आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या मिला है। तो इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है, तो डोमाकोंडा फोर्ट। तो डोमाकोंडा फोर्ट जो है आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो डोमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना में है, इसको अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। इसके अलावा बायकुला स्टेशन मुंबई, तो बायकुला स्टेशन जो है मुंबई, ये पहला स्टेशन जो था एशिया का बना था, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन जो है एशिया का पहला बायकुला स्टेशन। और 1853 में मेरे ख्याल से जो रेलगाड़ी दौड़ाई गई होगी, हो सकता है यहीं से दौड़ाई होगी मुंबई से थाने, तो बायकुला स्टेशन में मुंबई में है, तो 1853 में स्टेब्लिश हुआ था। तो ये जो है पहला रेलवे स्टेशन है, इसको मिला। तो आई थिंक जो है आपको आइडिया लग गया होगा मोटा मोटी। अब आइए नेक्स्ट, गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट जो है ये आपका कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा जो है, ठीक है, अर्ली कैपिटल सिटी ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकोंडा फोर्ट। और पर्शियन
पर्शियन हिंदू आर्किटेक्चर, पठान आर्किटेक्चर, इसका जो है एक प्रकार से मिक्सचर है, और ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है, लोकल ग्रेनाइट का। इसके अलावा चार मीनार, तो ये जो देखा गया कि जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी, ये डोम की जगह पे, जो डोम जनरली यूज होता था, डोम्स शुरुआत में, ठीक है, उसकी जगह पे मीनार, मीनार का एक प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया। मीनार और डोम्स में अंतर क्या होता है? जैसे मीनार आप देखते हैं, वैसे कुतुब मीनार देखा होगा, बहुत ही लंबा सा एक प्रकार से जो है कॉलम होता है, और ऊपर जो है इस प्रकार से एक हो सकता है वर्टिकल, ठीक है, तो कुतुब मीनार हो गया। और इस प्रकार से मीनार जो होती है पतली लंबी से बिल्डिंग होती है, और डोम्स में आप देखते हैं कि इस प्रकार से जो है उसका टॉप पोर्शन होता है, ये डोम इस प्रकार से होता है। तो कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें मीनार वाला स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बना है। चार मीनार जो है फेमस है, इसमें 4 फोल्ड हाउस है, चोबरा, और एक प्रकार से जो है ये कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, और 16th सेंचुरी में जो है बनाया गया था, ठीक है। और लाइम मोटार मतलब चूने का और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। कुतुब शाही टॉम्ब, कुतुब शाही टॉम्ब जो है, और देखा जाए कुतुब शाही डायनेस्टी में तो मोटा मोटी 7 टॉम्ब्स, इस प्रकार से 7 टॉम्ब्स बनाए गए थे कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। और और सभी को इंक्लूड किया जाए तो 30 टॉम्ब्स थे, ठीक है, सभी को, लेकिन 7 टॉम्ब्स जो थे मेजर मेजर टॉम्ब्स थे, ठीक है। और ग्रेनाइट का जो है उसमें ग्रे ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कम से कम जो है इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये जब बहमनी किंगडम एक बार से डिसइंटीग्रेट हुआ 1520 के आसपास, तो उस समय जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1518 में। और जो एस्टेब्लिश किए थे उनका नाम पता होना चाहिए, सुल्तान कुली कुतुब मुल्क, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ऑलमोस्ट 170 साल जो है ये हुआ था। और यहाँ पे लिखा है सक्सेसर ऑफ बहमनी किंगडम, मतलब बहमनी किंगडम का जो है विजयनगर जो एक प्रकार से था, उससे एक प्रकार से विजयनगर किंगडम से लड़ाई वड़ाई हुई, उसके बाद डिसइंटीग्रेट होकर जो है ये कुतुब शाही डायनेस्टी आई थी। और पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज, तो पर्शियन था, एक कोर्ट लैंग्वेज था। और तेलुगु जो था वो आम लोग जो है, ठीक है, आम लोग जो है वो तेलुगु भाषा में आपस में बातचीत करते थे। तो अभी भी जो है तेलुगु बोली जाती है तेलंगाना रीजन और आंध्र रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट, इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो है, इसने संरक्षण दिया और बढ़ावा दिया तेलुगु को, और उसमें जो पोएट्स थे उनको भी रिकॉग्निशन मिली। इसके अलावा एक नाम आता है तेलुगु ऑथर का, उस समय जो फेमस थे तेलुगु पोएट्स, उनका नाम है पोन्ना गंती, ठीक है, पोन्ना गंती तेलंगाना, ठीक, तो इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है, तो पोन्ना गंती तेलंगाना। इसके अलावा ये फेमस है, तेलुगु ऑथर हैं। और औरंगजेब ने बाद में जो है, बाद में औरंगजेब ने जो है एक प्रकार से उसको एक प्रकार से जो है ओवर सीज किया इस किंगडम को, ठीक है। तो औरंगजेब के जो मिशन के उसमें जो है इसको फाइनली जो है गोलोकोंडा को, जो गोलोकोंडा है उसको कैप्चर किया। तो ये मोटा मोटी आपको जो है ये कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मानगढ़ मैस्केर, तो थोड़ा था जो भी से टॉपिक्स होते हैं आर्ट एंड कल्चर का, मेरे ख्याल से मतलब मान लीजिए कि साल भर में जितने भी आर्ट एंड कल्चर से टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैगजीन्स में कवर होते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में जाके उसमें पढ़ना है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को आप बहुत ज़्यादा जो है वास्ट में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा कम समय देना है और स्मार्ट तरीके से जो है आपको पढ़ना है, खासकर जो टॉपिक्स न्यूज में होते हैं उनको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, मानगढ़ मास्केर, तो ये जो है बेसिकली काफ़ी लोगों की जो है एक साथ हत्या कर दी गई थी, और ज़्यादातर ये जनजाति वाले थे, ट्राइबल्स थे, ठीक है। तो इनकी हत्या की गई थी ब्रिटिश के टाइम पे 1913 में। तो आपको साल याद रखना है, 1913 में हुआ था, और मानगढ़ राजस्थान में हुआ था, बांसवाड़ा राजस्थान में। और वहाँ पे जो ट्राइबल्स थे एक प्रकार से वो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, ठीक है। जो ब्रिटिश थे, जैसे कि फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी तरह की हो गई, ठीक है, बॉन्डेड लेबर तरह का। और जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके ऊपर जो टैक्स का एक प्रकार से इम्पोज किया जाता था, उससे त्रसित होकर एक प्रकार से इन्होंने जो है ये एक साथ इकट्ठा हुए 1913 में, ठीक। और इनके जो लीडर थे जिनके नेतृत्व में हो रहा था, गोविंद गुरु, इनका नाम ध्यान रखना है, गोविंद गुरु, आपसे पूछ दिया जाए तो मानगढ़ मैस्केर से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो है वहाँ के ट्राइबल्स की, वहाँ की जनजातियों के बेसिकली क्या किया, लीडरशिप की, नेतृत्व किया। और जो ट्राइबल्स थे वो उदयपुर, ये आपका राजस्थान में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा राजस्थान, गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश, तो ये जो भी रीजन है, इस रीजन के जितने भी ट्राइब्स थे वो एक प्रकार से जो है इसमें इकट्ठा हुए थे। और इसमें भील जो है, भील ट्राइब के भी लोग थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने भगत मूवमेंट 1908, तो भगत मूवमेंट 1908 जो है इसका भी एक प्रकार से स्टार्ट किया था।
और ये शाकाहारी लोग शाकाहारी भोजन करें जो भी ट्राइबल्स हैं, और शराब तो अल्कोहल का जो है प्रयोग ना करें, उसको ड्रिंक ना करें। तो इसके एक प्रकार से उसके उसके क्या कहते हैं रोकने के लिए जो है, और शाकाहारी को बढ़ावा देने के लिए जो है, इन्होंने भगत मूवमेंट 1908 में किया गया था। तो एक प्रकार से ये इसका इतिहास है। तो मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए कि मानगढ़ मस्केर में हुआ क्या था, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश जो है इनको पकड़ के जो है 20 साल का जेल दे दी थी इनको, जो गोविंद गुरु हैं, ठीक है। उसके बाद में इनको जो है छोड़ भी दिया गया था। इस प्रकार से कुछ ऐसा हुआ। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई मानगढ़ मस्केर था क्या। नेक्स्ट लचित बरफुकन, ये तो बहुत फेमस है, इनका हर साल जो है कभी न कभी नाम आ ही जाता है और न्यूज में रहते भी हैं। तो लचित बरफुकन जो है एक प्रकार से जो अहोम किंगडम था आसाम रीजन में, अहोम किंगडम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अहोम किंगडम जो है आपका काफी लंबा समय जो है आसाम रीजन में रूलिंग इनकी रही। अहोम लगभग 1228 से 1826, लगभग 600 साल जो है उसको रूल किया, ठीक है, आसाम रीजन में। तो अहोम किंगडम में जो मिलिट्री जनरल थे, एक प्रकार से जो सेनापति थे, वो थे ये लचित बोरफुकन, ठीक है। और आर्मी जनरल, होम जनरल, ठीक है। तो आर्मी जनरल एक प्रकार से थे, और इनकी जो है ठीक ठाक इन्होंने लड़ाई लड़ी मुगलों से, ठीक है। तो मुगलों से इनका सबसे जो फेमस बैटल है, जो लड़ाई है, वो आप लोग को पता होगा, बैटल ऑफ सराई घाट, ठीक। तो उन्हीं का 400वां जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है, उसको लेके जो है ये न्यूज में रहा। तो आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि 17th सेंचुरी में, ठीक है, 17th सेंचुरी मतलब 1670 से 1700 के बीच में जो है इनका पीरियड था। 1622 में ये इनका जन्म हुआ था, और बाद में जो है कमांड किया अहोम फोर्सेज को। तो जो जो पोस्ट हो सकता है, मेरे ख्याल से पोस्ट मिलता होगा, तो ये 1 ऑफ द 5 बोरकुफन थे, और अहोम किंगडम बाय किंग, उनके समय के जो राजा थे अहोम किंगडम के, वो थे चार ध्वज सिंह। तो इनका भी नाम ध्यान रखना है कि जब लचित बोरकुफन जो थे, बरफुकन, ये जब एक प्रकार से सेनापति थे, तो इनके जो राजा थे वो थे चार ध्वज सिंह, ठीक। तो एक प्रकार से इनका जो जो है इनका जो टेक्निक था लड़ाई करने का, वो गोरिल्ला टेक्निक था। गोरिल्ला टेक्निक क्या होता है कि भाई आप छुप के जो है, कहीं से छुप के जो है वार करते हैं सामने वालों पे, कुछ लोगों के साथ। तो आजकल जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, वो चलते रहती है, जैसे वैली में भी जो है टेररिस्ट के साथ अभी भी जो है क्या होता है, यही तो होता है कि भाई वैली में कहीं छुपे हुए हैं तो छुप के जो है उनको मारा जाता है। जनरली स्पेशल फोर्सेज और ये सभी जो है कंडक्ट करते हैं। तो सिमिलरली जो है लचित बोरफुकन जो है ये गोरिल्ला टेक्निक्स काफ़ी जगह यूज हुआ था। जैसे म्यांमार के साथ युद्ध हुआ था आपका ब्रिटिश का, चाहे शिवाजी भी गोरिल्ला टेक्निक्स यूज करते थे। तो गोरिल्ला टेक्निक्स यूज किया गया और मुगल्स के खिलाफ किया गया। और बैटल ऑफ सराय घाट आपको बिल्कुल याद रखना है, 1671 साल याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के पे हुआ और गुवाहाटी के पास हुआ, ठीक। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 600 साल इन्होंने शासन किया है, और इनकी लड़ाई लंबे समय से, उससे पहले दिल्ली सल्तनत से भी हुई, और जो तुर्क थे, अफगान थे, उनसे भी इनकी लड़ाई हुई। तो इन्होंने अपने किंगडम को बचाए रखा इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी। और साउथ ईस्ट वाला एशिया जो पोर्शन है आपका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, उसको भी जो प्रकार से है प्रोटेक्ट करते थे वेस्ट से जो भी इस प्रकार से इन्वेडर्स आते थे, ठीक है, आक्रामक आते थे। तो एक प्रकार से जो है ढेर सारी लड़ाइयाँ, लगभग 17 लड़ाइयाँ हुई थी, और ये 17th सेंचुरी में इनकी मुगल से। और फाइनली बैटल ऑफ सराय घाट हुआ था, जो डिसाइसिव बैटल था। उसके बाद जो है ये जीते थे, ठीक है। तो अहोम जो है इस लड़ाई में जीते थे, और ये आपको पता होना चाहिए कि अहोम जो है बैटल ऑफ सराय घाट में जो है जीत गए थे फाइनली, ठीक। तो ये लास्ट बैटल था। उसके बाद जो है मुगल्स जो है ये अपना छोड़ दिए, और अहोम जो है फाइनली जो है मुगल्स को जो है हरा दिए थे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आइए क्राफ्ट इन न्यूज। तो हाल में जो है G20 जो समिट हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 2022 में जो है बाली इंडोनेशिया में है, ये समिट हुई थी। और 23 में तो खैर इंडिया ही होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो दिल्ली में होगा। और इसके जो थीम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम भी पता होना चाहिए। तो इसके थीम जो है मेरे ख्याल से इंडोनेशिया में जो था उसमें रिकवर करके था, कि रिकवर स्ट्रॉन्गर, और ऐसे करके कुछ था। और इंडिया में जो होने वाला है उसका है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसे करके कुछ है। दोनों का थीम जो है आपको पता होना चाहिए, एक बार थीम चेक कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपीएससी में जरूर पूछेंगे, हो सकता है पीसीएस वाले थोड़ा दिमाग लगा के पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड द हेड ऑफ स्टेट्स डिफरेंट क्राफ्ट पीसेस फ्रॉम द इंडिया एट G20 समिट इन बाली। तो कई जो भी वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट आए थे अलग अलग देशों से, उनको जो है गिफ्ट किए इंडिया का एक प्रकार से क्राफ्ट। तो एक प्रकार से पहाड़ी पेंटिंग कांगड़ा, तो कांगड़ा रीजन जो हिमालयन फुट हिल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये पेंटिंग की जाती है। और यहाँ पे जैसे कुछ पौराणिक कथाएं, जैसे भागवत पुराण है, तो भागवत पुराण में से कृष्ण है, तो कृष्ण के जो डांसिंग फीचर्स होते हैं जो गोपियों के साथ, और राधा जी के साथ जो है राधा कृष्ण का जो डांसिंग फीचर है, या जो भी रासलीला है, या और भी जो कथाएं होती हैं उनका पेंटिंग होता है। इसके अलावा आपका गीत गोविंद, तो गीत गोविंद जो है
आप बताइए कमेंट सेक्शन में किसने लिखा था गीत गोविंद, ठीक है। तो गीत गोविंद जो है मेरे ख्याल से लगभग 1000 साल पहले जो है लिखा गया था। किसने लिखा था ये आपको बताना है। 1000 नहीं, मेरे ख्याल से 11th-12th सेंचुरी में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नेक्स्ट नल दमयंती। नल दमयंती कथा आती है, ठीक है। बिहारी सतसई, तो बिहारी जो है मेरे ख्याल से 16th-17th सेंचुरी में जो है राइटर थे और ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है। और सतसई का क्या मतलब होता है कि 700 दोहे, तो सतसई मतलब 700 के आसपास अगर दोहे होते हैं सतसई। तो सतसई एक कॉमन वर्ड है और बिहारी की वजह से जो है फेमस है सतसई। रागमाला बारहमासा, ठीक है। तो बारहमासा मेरे ख्याल से होता है कुछ ऐसे कि 12 मंथ के लिए जो है कुछ ऐसा विरह ऐसा दिखाते हैं कि भाई कुछ प्रेमी और प्रेमिका में विरह होता है, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से मैं गेस कर रहा हूँ। ऋतुएं किस प्रकार से चेंज होती हैं, तो इन सभी पे जो है बेसिस पे जो है इसके इन सभी के थीम पे जो है पेंटिंग होती है, ठीक है। और कांगड़ा रीजन में होती है। और राजा संसार चंद का नाम ध्यान रखिएगा कि इनकी वजह से जो है एक प्रकार से ये पेट्रोनेज, इनका संरक्षण में जो है ये पेंटिंग जो है वो फेमस हुई और हिमालयन फुटेज में कांगड़ा रीजन में ये है, ठीक। नेक्स्ट माटानी पचड़ी। माटानी पचड़ी जो है एक ट्राइब्स था, ठीक है। तो उनको जो है बेसिकली एंट्री नहीं मिलता था, तो उनका नाम है वाघारी, ठीक है। तो वाघारी एक नोमैडिक ट्राइब था, वाघारी, ठीक। तो इनको जो है एंट्री मंदिर में नहीं मिलता था, तो इसकी वजह से जो है ये इन्होंने अपना बेसिकली जो है कुछ कपड़े के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ आर्ट करके कुछ अपना बनाते थे, पिक्चर वगैरह हो सकता है, उसकी पूजा वगैरह ऐसा कुछ करते होंगे। तो बिहाइंड द मदर गॉडेस एंड क्लॉथ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेम्पल ऑफ द गॉडेस, तो ऐसा कुछ कपड़े पे जो है अपना चित्र बनाते होंगे और पूजा वगैरह करते होंगे, तो मातानी पचड़ी कहते हैं। तो ये कुछ मिलता-जुलता है कलमकड़ी। कलमकरी, तो कलमकरी मेरे ख्याल से आंध्र रीजन में है क्या, एक बार चेक करिएगा, यहाँ गुजरात लिखा हुआ है। अच्छा, साउथ में भी तो है कलमकरी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया में भी कलमकरी आंध्र रीजन में होता है। और कलमकरी जो गुजरात, तो कलमकरी एक कॉमन वर्ड है। कलमकरी मतलब क्या होता है कि जो बम्बू जो बांस होता है ना, उसका एक पेन टाइप कुछ बनाते हैं और उससे पेंटिंग करते हैं, तो वो कॉमन हो सकता है, कई रीजन में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आंध्र रीजन जो है कलमकरी के लिए फेमस है। और नेक्स्ट जो है मेरे ख्याल से जीआई टैग भी ऐसा कुछ मिला हुआ है। तो नेक्स्ट पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग जो है ये आपका केव पेंटिंग से इसका कुछ मिलता-जुलता है, कुछ लिंक है। जो केव पेंटिंग्स आपके भीमबेटका में मिल जाएँगे ना, भीमबेटका मध्य प्रदेश, या बाग केव जो हैं मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे हज़ारों साल पहले के जो पेंटिंग्स वहाँ के केव में किए गए हैं, उससे कुछ हैं इनका लिंक। और दूसरी बात यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पे जो भी ये ट्राइब्स हैं, राठवा, भिल्ल, नायक, टाडी, तो इनके द्वारा जो है ये पिथौरा पेंटिंग की जाती है। तो आपको रीजन ध्यान रखना है, कौन सी पेंटिंग किस रीजन से बिलॉन्ग करती है। तो यहाँ पे जो है आप कुछ ट्राइब्स का नाम याद कर लें, अच्छी बात है, बाकी कौन से रीजन से है। नेक्स्ट अगाटे बाउल्स, तो कुछ कटोरे जो हैं, ये कटोरे स्टोन के कटोरे, मतलब पत्थर के कटोरे जो हैं, सेमी प्रीसियस स्टोन, जो कि राजपीपला माइन, राजपीपला मेरे ख्याल से गुजरात में है, तो चेक करिएगा। तो राजपीपला जो है वहाँ पे एक प्रकार से जो है राजपीपला माइंस, हाँ, गुजरात में ही है। तो गुजरात और रतनपुर वहाँ के जो जो पत्थर निकलते हैं उसके स्टोन से बनी होती हैं। और इनकी कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी, मतलब हीलिंग मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो किसी चीज़ से मतलब किसी बीमारी से या किसी चीज़ से निकलना उसको हीलिंग कहते हैं। तो उससे जो है एक प्रकार से जो है बैलेंस करने के लिए, तो ये सभी चीज़ें जो है मोदी जी ने गिफ्ट की होंगी, इसलिए ये न्यूज़ में आया। देन पटन पटोला, तो 11th सेंचुरी जो है एक प्रकार से देखा जाता है कि उस समय से जो है ये है। और सिल्क के ऊपर जो है ये डबल इकट और पटोला, और सिल के ऊपर ये कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई की जाती है। और इसमें जो है कलर्स जो है दोनों तरफ जो है कलर्स और डिजाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किन्नौरी शॉल, तो आपको रीजन पता होना चाहिए पक्का। तो मेरे ख्याल से जो है ये गुजरात में है, पटन पटोला जो है ये गुजरात रीजन में ही होगा पक्का, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट किन्नौरी शॉल, किन्नौरी शॉल जो है ये हिमाचल में है, तो एक बार पटोला आप चेक कीजिएगा, पटन पटोला किस रीजन में है। नेक्स्ट किन्नौरी शॉल हिमाचल, ठीक। तो सेंट्रल एशियन कल्चर से मिलता-जुलता है किन्नौरी शॉल। और क्या कहते हैं, दोनों साइड जो है, जो जैसे शॉल होता है जो 2 हिस्सों में, एक प्रकार से मान लीजिए एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, फिर आपस में इसको स्टिच कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक है। नेक्स्ट शादानी दरबार, तो शादानी दरबार ये टॉपिक क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए आया कि पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रोविंस में, आपको इतना ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रोविंस में एक मंदिर है, जो कि संत सदाराम साहिब का है। और इस संत सदाराम साहिब को माना जाता है कि जो भगवान राम थे, उनके जो पुत्र थे लव, लव और कुश थे ना, तो लव के वंशज माने जाते हैं। तो संत सदाराम साहिब को लव का वंशज माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ पे जो है हिंदुओं के प्रति जो ढेर सारी आस्था है इस मंदिर से। तो ऐसा कुछ आपस में जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो गुरुद्वारे को लेकर विजिट होता रहता है, आपस में जो टेम्पल्स को, मस्जिद को लेकर जो है बेसिकली आपस में ऐसा है कि भाई विजिट टू रिलीजियस श्राइन्स ऑफ 1974, ठीक है, लड़ाई है, लेकिन कुछ लोगों की आस्था है। और शुरुआत में तो ज्योग्राफिकली जो है इंडिया पाकिस्तान जुड़ा हुआ ही था, तो मंदिर और मस्जिद जो है आपस में
बट गए, तो आपस में जो इनकी आस्था है उनको वहाँ जाने दिया जाए, वहाँ अपनी आस्था का केंद्र है। तो उसको लेके काफ़ी जो है इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, तो उसको जो है पाकिस्तानी ने अलॉट किया, वीज़ा दिया, ठीक है? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी था सदाराम साहब का और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। तो ये शदानी दरबार टेम्पल आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। और लास्ट टॉपिक ये है कि इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस। तो इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस जो है, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये दिया गया किसको दिया गया? एनजीओ प्रथम को दिया गया, ठीक है? तो प्रथम को जो है एनजीओ प्रथम, और एनजीओ प्रथम हमेशा न्यूज़ में रहता ही है क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में जो है इसका काफ़ी योगदान रहता है। और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है ये हमेशा हर साल जो है निकालता रहता है, जिसमें रूरल इंडिया में जितने भी स्कूल होते हैं, ठीक है? उनका क्या स्टेटस है, कितने बच्चे हैं, क्या स्टेटस है एजुकेशन का। मेरे ख्याल से हाउस होल्ड सर्वे होता है और रूरल एरिया में होता है, एनुअली होता है। 2005 से जो है ये हर साल सर्वे हो रहा है, ठीक। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। और 26 स्टेट्स और 4 यूटी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जो है ये कवर करता है। तो ये 25 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं अवॉर्डी को, ठीक। तो जिसको भी मिला है, तो हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर है उसको शुरू करेंगे, और स्पीड से जो है, अब चूँकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो फिर से हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।